ओके जी, तो अब हम आते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ठीक है। अदे जैसे आपको शॉर्ट स्टोरी का टाइटल दिया गया था, आई एम नॉट गोइंग टू एडमिट द स्टूडेंट्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि फिर मुझे स्क्रीन से बार बार शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं एक आधे को भी एडमिट कर देती हूँ। ये किस, खैर ये अब सोबिया के साथ यानी कौन कौन से लोग आ रहे हैं। अच्छा, एनीवेज लेट मी कम टूवर्ड्स द थिंग्स। काफ़ी टाइम मैंने दे दिया था ज्वाइनिंग का। अच्छा जी, बात ये है कि ये जो टॉपिक आपको शॉर्ट स्टोरी में दिया गया था एग्जाम में, अ डे आई विल नेवर फॉरगेट, इसकी बड़ी ही डिस्क्रिप्टिव टाइप सी नेचर देखकर स्टूडेंट को लगती है कि हाँ, ये एक बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव सी बात करने वाले हैं। कैसा ही है? अनम्यूट करो, जल्दी जल्दी बताओ। ऐसा ही है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी जा सकती है कि हाँ, एक ऐसा दिन जिसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। बट हमारा पर्पस है स्टोरी लिखना बेसिकली एग्जाम में। स्टोरी में आपका क्या क्या आता है प्रॉपर, मैंने बताया था। इंट्रोडक्शन आता है एक सिंपल सा। देन आपका प्लॉट स्ट्रक्चर होता है। प्लॉट स्ट्रक्चर में यानी कॉम्प्लेक्सिटी, यानी आपका जो है एक कहते हैं ना, एक हाई पॉइंट। हाई पॉइंट क्या होता है? यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग हो, एंड देन यू आर ट्राइंग टू रिजोल्व दैट थिंग। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग या कॉन्फ्लिक्ट, जो है ना, हाई पॉइंट ऑफ द स्टोरी भी इसको कहा जाता है। कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट भी कहा जा सकता है, हाई पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब ये बात तो यहाँ तक हो गई। ठीक है, यानी इंट्रो हो, कॉम्प्लेक्सिटी हो, कॉन्फ्लिक्टिंग, ये सारी एक ही बात के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज ना करना। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉन्फ्लिक्टिंग या हाई पॉइंट, एंड देन कम्स आर रिजोल्व, हो जाता है वो इशू। रिजोल्यूशन कह सकते हैं, रिजोल्व हो जाना। ठीक है। अच्छा, अब स्टोरी का तो ये स्ट्रक्चर था। स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने लिखा कि अ डे व्हेन आई गोट फर्स्ट प्राइज इन एग्जाम्स। ठीक है, या आई गोट फर्स्ट पोजीशन। भाई देखो, ये ठीक है कि आपने थोड़ा सा फियर था, आपको बाद में जो है ना उसको ओवरकम कर लिया और आपको एक प्राइज मिल गया। बट इशू इज दैट कि आप वहाँ पर जस्टिफाई करोगे अपने पॉइंट को। यानी आपको मैंने जो सिंपल एक स्ट्रक्चर बताया था स्टोरी का, उसमें आप बिल्कुल कह लो मैट्रिकुलेशन लेवल तक आप लिखते थे ना, रुदाद नवीसी। याद है किसी को? नवीसी इट इज इन उर्दू, तो ये मैं थोड़ा सा इस्तेमाल कर। अच्छा, रुदाद नवीसी में और यहाँ पर डिफरेंस क्या था? रुदाद नवीसी हमारी होती थी कि आपने उस डे की सिंपल रुदाद बता देनी होती थी, हाउ यू फेल्ट, हाउ वर योर फीलिंग्स। और इस तरह से आप बताते थे कि मेरी इमोशंस कैसी थी उस टाइम पर, एंड देन हाउ इट गोट रिजॉल्व, बात ख़त्म। ठीक है, तो वो उसमें एडजस्ट किया जा सकता है कि मैंने फर्स्ट प्राइज़ विन किया, मैं कंपटीशन में गया। इस तरह के आपके जहन में सिनेरियोज आ गए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स की। मुझे स्टोरीज अभी भी याद है, ऐसा नहीं है कि मैंने वर्ड टू वर्ड चेक करके, बल्कि कुछ को तो मुझे 2 से 3 बार पढ़ना पड़ा कि इसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, सो वर्ड बाय वर्ड अगर कोई स्टूडेंट अभी भी पूछे तो आई रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात है रुदाद नवीस। वेट अ मिनट, मैं आपको मार्क्स वगैरह बाद में बताती हूँ, पहले सुन लो। ठीक है। अच्छा, अब स्टोरी राइटिंग में क्या बात है, स्टोरी में आपकी ये जो सारी चीज़ें थी पहले ये फुलफिल हो, तो इसका प्लॉट स्ट्रक्चर कंसीडर हो। देन कम्स दी योर ऑब्वियसली ग्रामेटिकल। अब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो कोई ग्रामेटिकल, कोई बच्चा मुझे आई स्मॉल लिख के दे देगा तो उसका इंप्रेशन गलत जाता है अपने आपके टीचर को कि इसको आई का आइडिया नहीं है। इस तरह ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स कंसीडर हुए। देन आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस मैंने खुद भी कहा था सिंपल रखना, बट इतना भी नहीं कहा था कि बिल्कुल ही आप जो है ना चले जाओ उसमें जो है सिंपल सिंपल से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर। क्लियर का मतलब ये होता है कि आप क्लैरिटी में कोई कंपाउंड यूज कर लो, सिंपल सा सेंटेंस। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स थे। देन कम्स योर वोकैब। अच्छा देखो, अगर मैं आपको अभी पेपर पकड़ा दूं और कहूँ राइट अ स्टोरी ऑन दिस डे, तो भाई ये बताओ ये टॉपिक ऐसा है, ये अभी भी बैठ के आप इस पर लिख सकते हो। तो हमारे कोर्स का एजेंडा क्या है कि हम इस कोर्स में ऐसा टॉपिक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इस पर लिखो इस तरह। क्योंकि इस पर तो कोई बच्चा अभी 7th स्टैंडर्ड का लिख सकता है, 6th। तो उसमें डिफरेंस ये हो कि क्या आप उस स्टोरी में इमेजरी यूज़ कर रहे हो, क्या आप उस स्टोरी में थ्रिलर यूज़ कर रहे हो, कुछ इस तरह की बातें हैं जो आपको और उस बच्चे को डिफ्रेंशिएट करें
जो कि एक फंक्शनल इंग्लिश का यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट है, ना कि जो एक मैट्रिकुलेशन तक उसको एज अ सब्जेक्ट नहीं डील कर रहा, बट एज जो है ना जस्ट डिस्क्राइबिंग द थिंग्स वो इसके बारे में लिख रहा है। तो इजी नेचर ऑफ टॉपिक ने स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा कह लो शायद ओवर मोटिवेटेड कर दिया, या उन्होंने ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में डिस्क्रिप्शन जस्ट प्रोवाइड कर दी। तो अब ये चीज़ें थी इमेजरी थ्रिलर, ये मैंने आपको बताई थी फर्स्ट लेक्चर या पता नहीं आई थिंक थर्ड फोर्थ लेक्चर में। और वो कहती क्या थी, वो कहती थी आपको, हमें याद होगा एटिक हाउस और ये वो सारी हमने एटिक की बात की थी, हमने फ्लिकरिंग फ्लेम श्लेम जो सारी चीज़ें देखी थी वो आप बिल्कुल भूल गए उस टाइम। हाउस अबेंडेंड हाउस जैसे हमने जिक्र किया था। तो या आप कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट, टॉपिक मैंने इतना वास्ट प्रोवाइड किया था कि आप पकड़ कर कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट भी ऐड कर देते ना, इट वाज वंडरफुल। कि आप ऐड कर सकते थे इमेजिनरी, आप कोई प्लेस क्रिएट कर सकते थे, अ डे आई विल नेवर फॉरगेट में भी कर सकते थे आप सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को ऐड। और एक आध स्टूडेंट ने ऐसा किया भी था, आई रिमेंबर दैट। तो उसको मैंने एक कंसिडर भी मैंने किया था उस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं ना, अच्छा अब वो कैब क्या रोल प्ले करती है, जैसे मैंने सारी स्टूडेंट की शॉर्ट स्टोरी पढ़ ली, ठीक है। अब मुझे उसमें एक भी ऐसा वर्ड नज़र नहीं आया कि जो मुझे बताए कि स्टूडेंट ने प्रिपेयर करके एग्ज़ाम लिखा है या प्रेपरेशन के बगैर एग्ज़ाम लिखा है, ठीक है। आपकी प्रेपरेशन जो इंग्लिश लैंग्वेज की होती है ना, उसमें राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं हो सकता। जैसे आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ते हो, बायोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, तो उसमें पता चलता है कि एक राइट आंसर है एक रॉन्ग आंसर है। बट इन दिस इंग्लिश लैंग्वेज आपका जो आंसर होता है उसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को हम असेस कर रहे होते हैं ना, और आपके थीमेटिक को भी, ना कि आप सिर्फ एक थीम बेस को हो मैंने तो ठीक लिखा 2 से 3 पेजेस का आंसर मैंने प्रोवाइड किया है। तो आपने अगर अच्छी वो कैब भी उसमें यूज़ नहीं की तो पता चलता है स्टूडेंट प्रेपरेशन के साथ एग्जाम में नहीं बैठा। तो अब आते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ जिन्होंने एक आधा कुछ अच्छा पॉइंट किया था। अच्छा, अब आपके ज़्यादातर के जो ओवरऑल मार्क्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। कि जैसे हमारे पास 10 मार्क्स का तो सब्जेक्टिव था, वो सबका ठीक था। अच्छा, 12 मार्क्स में जो, बल्कि वो भी जो अगर मैंने आप लोगों को क्विज प्रैक्टिस ना करवाया होता एक आध दिन पहले, तो उसमें आई डोंट नो किस किस तरह से आप उसको रंग नहीं कहते लगाते हैं, कलरफुल उसको बना देते। खैर, आई रियली कंसिडर कि चलो अच्छा, क्विज तो प्रिपेयर करने के बाद आपने उसमें 10 किए सिक्योर, बट उसमें से भी कुछ स्टूडेंट्स ने 9 या 8 नंबर किए हैं सिक्योर, ठीक है। तो खैर हम आते हैं उससे ऊपर की बात पर। अब यहाँ पर जो आपने स्टोरीज लिखी थी उसमें मैंने ज़्यादातर को 2 दिए मार्क्स या 3 दिए। अब रीज़न क्या थी कि लिखने के सिर्फ उनको मैंने नंबर दे दिए, उतने भी मार्क्स बनते नहीं थे, उनके बनते थे 0। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ लिख देना इज़ नॉट इसेंशियल, वहाँ पर प्रॉपर जो प्लॉट स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी या थोड़ी सी रिजोल्यूशन की तरफ जाना है, वो चीज़ें नहीं थी जो कि एक स्टोरी के इसेंशियल्स हैं, ठीक है। फिर देन कम्स द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का चलो हम 2 मार्क्स अगर वो कैब के सिर्फ कंसीडर करें, 2 ग्रामेटिकल के कंसीडर कर लेते हैं आपके जी, 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के, तो ये सारी ग्रामेटिकल चीज़ों को तो आप रिमूव ही कर दो ना, इसकी तो मिस्टेक्स कर दी हैं स्टूडेंट्स ने उसके अंदर, तो मैंने इनको, चलो 5 मार्क्स भी इसके हम कंसीडर ना करें, अपार्ट फ्रॉम ओवरऑल इसको 5 कर लो। तो जो प्लॉट स्ट्रक्चर था स्टोरी का, अगर वही मिसिंग है तो आपका टीचर आगे कैसे जाएगा, ये भी तो सोचो ना। और अगर किसी स्टूडेंट ने, चलो भूले भटके कहते हैं ना, जैसे भूल कर अच्छी एक स्टोरी का कर ही लिया था थोड़ा सा, तो उसमें उसने क्या किया, उसने ग्रामेटिकल इश्यूज कर दिए। तो ओवरऑल लमसम कहीं ना कहीं जाकर आपके 12 13 या 14 तक ग्रेड्स चले गए, क्योंकि उसमें स्टोरी में इससे ज़्यादा कोई सिक्योर नहीं कर सका, ठीक है। तो इसको स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं कहते, इसको कहते हैं कि आपका जो ओवरऑल जितना जस्टिफाई हो रहा था उतने आपके इसमें मार्क्स कंसीडर हुए। खैर एनीवेज, फॉर दैट से कि आप समझ सको इसको कि आपने इश्यूज क्या क्रिएट किए हैं, मैंने दैट इज़ वाई आपको हर चीज़ अब ओपन कह लो फॉर्म में दिखा दी है कि ये इश्यूज थे। अच्छा, अच्छा, और किसी के जहन में कोई पॉइंट हो जो डिस्कस करना चाहे अपार्ट फ्रॉम मार्क्स, यानी मार्क्स का तो आपको खैर रोना रहेगा, उसके अलावा, ताकि मैं आपको आपके फाइनल के एग्ज़ाम के जो प्रेपरेशन स्टाइल है अभी से आपका माइंड मेक करूं और आप वहाँ पर अच्छे से सिक्योर करो जी। हम्म।
ठीक है, एनीवन एल्स? स्टोरी टेलिंग में हम क्या लिखते हैं? बिल- बिल्कुल। हाँ हाँ। अच्छा देखो, आपका जो स्टोरी टेलिंग है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इनफॉर्मल तो आप नहीं यूज़ करोगे, फॉर्मल लेवल ही यूज़ करोगे। हाँ, फिगरेटिव लैंग्वेज, एक और आपकी बात से मुझे याद आ गया, फिगरेटिव को तो किसी ने टच ही नहीं किया ना। फिगरेटिव वो जो पर्सोनिफिकेशन और ये वो चीज़ें होती हैं जिनका मैंने शायद आपको, शायद नहीं बल्कि आई एम डैम श्योर दैट आई हैव टोल्ड यू टू यूज़ द फिगरेटिव लैंग्वेज इन योर शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। तो बात ये हो रही है कि पैसिव कंस्ट्रक्शन तो आप कर सकते हो, अब पैसिव की आपकी ग्रिप कितनी अच्छी है वो मैटर करती है। एक आधा सेंटेंस अगर आप पैसिव की तरफ ले जाना चाह रहे हो, तो आप अगर उस सेंटेंस को, जैसे अगर आपके जहन में कोई हो तो आप मुझे बता सकते हो, उस सेंटेंस को कितने अच्छे से टैकल करते हो ये मैटर करता है, ना कि सारी शॉर्ट स्टोरी आप पैसिव कंस्ट्रक्शन में लिखो। आप एक आधा सेंटेंस लिख सकते हो, ठीक है। जी, अब बताओ और किसी का इशू? अच्छा, मैंने आपसे जो लास्ट लिंक शेयर किया है माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें क्या है कि आपको मैंने हर एक क्वेश्चन टैकल करवाया। मेहदी साहब, आप अपने आप को म्यूट कर लें ताकि हमें डिस्टरबेंस ना हो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टाइम रिमूव करूँगी कॉल से, ठीक है? क्योंकि डिस्टरबेंस बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट हो जाता है। अच्छा जी, बात ये हो रही है कि आपको जो मैंने अब लिंक शेयर किया है उसमें मैंने पहले से ही स्टूडेंट्स का माइंडसेट ऐसा बनाया कि वो फाइनल एग्जाम्स की प्रेपरेशन उसी तरह करें जिस तरह मैं उनका मार्किंग करने वाली हूँ, ठीक है? वीडियो जो लिंक मैंने शेयर किया उसमें ओ एवरीथिंग, जो हर क्वेश्चन जैसा फाइनल एग्जाम में आ सकता है, मैंने सामने लिख कर आपको जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस वीडियो को देखो, और देन मैं आपकी एक असाइनमेंट मैंने पोस्ट करनी है आपकी एलएमएस पर। तो वो भी आप उस एलएमएस पर जाके अपनी असाइनमेंट को अपलोड करोगे, और बिल्कुल असाइनमेंट उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म पे मैंने वो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया है, ठीक है जी? एनी अदर क्वेश्चन? उसमें एड्स और ऐसे राइटिंग ये सारी चीज़ें कवर अप हुई हैं। ऐसे राइटिंग में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ऐसे राइटिंग के लिए आपको मैं अभी से सजेस्ट करूंगी ओपिनियन पेज पढ़ो आप डॉन न्यूज़पेपर का। तो वैसे भी आपको ये रीड करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूविंग वोकैब। कोई अच्छी वोकेबुलरी लगी तो अपनी 4 से 5 वर्ड्स रजिस्टर में लिख लो। ओवरऑल में पर पूरे मंथ में जब आप ये काम करोगे ना, तो यू विल इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी चीज़ों की, और को पता चलेगा ये, हाँ इस तरह से इम्प्रूव इसको किया जा सकता है, ठीक है जी? तो ऐसे राइटिंग के लिए, हाँ ऐसे में एक और बात बताऊं, ऐसे को टू टू पेजेस के बारे में ना, 2 पेजेस से ज़्यादा एक्सटीड ना करना। 2 पेजेस का मतलब 2 साइड्स ऑफ अ सिंगल पेज है, ठीक है? इसमें ही आपने इंट्रो, इसमें ही आपने बॉडी ऑफ द ऐसे और कंक्लूजन को कंक्लूड करना है, बट मुझे यहाँ पे आपने कन्विंस कर लेना है, यानी थ्रू योर वोकेबुलरी, थ्रू योर ग्रामर, कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जिसमें मैं कोई मार्क्स रिडक्शन कर सकूं। तो 2 पेजेस में आप ये जस्टिफाई करोगे डेट यू हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्स, ठीक है? अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं करने वाली थी, मेरे जहन से ना निकल जाए। आम, हाँ जी, अच्छा ये जो टॉपिक था ना, मैंने ऐसा दिया क्यों था ये मैं आपको बताऊं, इसकी नेचर, ताकि मैंने आपको याद हो आपके लेक्चर में बताया था कि स्टूडेंट आप 3 से 4 स्टोरीज लिखें, उसको बेशक आप रट्टा मार लें जैसे भी करें, आप उसको प्रिपेयर करें, ठीक है? तो आप कोई भी रटी रटाई स्टोरी भी इसमें एडजस्ट कर सकते थे, इतना एज आपको प्रोवाइडेड था पेपर में। बट स्टिल वो जो है ना थोड़ा, आई डोंट नो व्हाई यू गॉट कंफ्यूज। तो खैर एनीवेज, अब जो आपका लास्ट लेक्चर आपसे शेयर्ड है वो उसी पैटर्न पर है जिस पे आपके क्वेश्चंस फाइनल में पूछे जाएंगे, और आपकी जो असाइनमेंट है वो मैं पोस्ट कर दूंगी ग्रुप में। जी, अपार्ट फ्रॉम दैट अभी क्वेश्चन पूछो अगर किसी का है तो। वर्ड लिमिट आपकी यूनिवर्सिटी आई थिंक 300 कहती है, बट उसमें स्टूडेंट्स दा डैट इज क्यों ज़्यादा कर लेते हैं, इस वजह से मैं 2 साइड्स ऑफ अ सिंगल पेज कहती हूँ, जो कि शायद 200 तक जाती है। उसमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट की कितनी अच्छी लैंग्वेज की ग्रिप है। देखो, एज एन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हम यही चेक करते हैं कि आपकी लैंग्वेज की क्या कमांड अच्छी हुई है एज अ सब्जेक्ट इसको पढ़ने के बाद।
तो ये अगर आप अपने टीचर को कन्विंस कर दोगे कि हाँ भाई मैंने वो कैब भी सीखी है, मैंने इसमें अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी अच्छे कर लिए हैं, तो यू विल इंशाल्लाह इंशाल्लाह स्कोर वेल। ठीक है जी। एनीवन एल्स? जी, और भी किसी का कोई इशू है तो वो अनम्यूट करे और मुझसे पूछ ले। अच्छा, एक और चीज़, अगर अभी कोई इशू नहीं है तो हम एक और बात आपकी थी, मैं ज़रा उसको भी डिस्कस कर लूँ। आप लोग कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा हुआ था स्पोकन इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, वो जो मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर किया था उसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। अच्छा, स्पोकन के लिए मैंने आपसे शेयर स्पेसिफिकली इसलिए किया था कि जो है ना, वैसे तो हम आपको सारा कवर करवाते हैं कंटेंट क्लास में, और मैं कभी भी ऐसे नहीं कहूँगी कि मेरा स्टूडेंट जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी का है वो जाए पेड किसी कोर्स की तरफ। तो रीज़न उसकी शेयरिंग की ये थी कि इसमें आपके जो होते हैं स्पोकन कोर्स में, ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, अगर कोई स्टूडेंट करना चाहे तो कर ले, वरना मेरी तरफ से कोई कन्विंसिंग या कोई चीज़ नहीं है कि आप करो ही करो। आप अगर कोई स्टूडेंट है ना जिसको इंटरेस्ट होता है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ कोर्स, वो कर सकता है। ठीक है, तो स्पोकन के लिए यहाँ पर होते हैं 10 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेडिशनल क्लास से इस तरह है कि आपकी जो ट्रेडिशनल है उसमें हम आपको थीम्स, ग्रामर, वोकैब, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा करवाते हैं, और आपसे प्रेजेंटेशंस और ये चीज़ें, ऑल्दो आपकी प्रेजेंटेशंस होनी है, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी ओपन होती है, बट वहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस हम नहीं करवा सकते, क्योंकि वहाँ पर आपकी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, और जितनी हम प्रैक्टिस करवा पाते हैं करवा देते हैं। ठीक है, तो ये जो एक कोर्स है उसमें आपके जो 10 पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम ज़्यादा फोकस के साथ उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे, और इंशाल्लाह जो है आपकी जो क्लासेस हैं थोड़ी सी उनसे रिलेटेड डिटेल मैं बताऊं, 3 डे आपकी मीट पर क्लासेस होंगी, और सिर्फ आपका टीचर नहीं बोलता, आपके स्टूडेंट्स ही ज़्यादातर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। देन जो है आपकी, देन कम्स दी, यशपा प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अच्छा जी। तो 3 डेज़ आपकी गूगल मीट पर क्लास होती है, और 3 डेज़ आपकी व्हाट्सएप के थ्रू होती है। 3 डेज़ व्हाट्सएप में स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था कि व्हाट्सएप पे कैसे होती है क्लास। ठीक है, व्हाट्सएप में ये होता है कि आप अपने जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉपर वॉइस नोट्स किसी भी टॉपिक पे शेयर करते हो, और अपने फेलोज़ के साथ इंटरेक्ट करते हो, बट थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ठीक है, तो इस तरह से आपके 6 डे टोटल चले जाते हैं आपके जो हैं वीक के, और साथ आपका 1 डे ऐसा होता है जिसमें हम आपको एक छोटी सी कोई ना कोई असाइनमेंट देते हैं। यानी ओवरऑल ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ये इंगेजिंग होती हैं, और स्टूडेंट को इसमें थोड़ा सा एफर्ट भी करना पड़ता है, तो आई विल सजेस्ट टू दैट पर्सन ओनली हु कैन पुट सम एफर्ट इन इट, और जो इजीली, इतना एफर्ट यानी इतना ज़्यादा नहीं है कि आप ना कर सको, बट जिसको कह लो शौक है और जो करना चाहता है स्पोकन इम्प्रूव, वो इसमें ज़्यादा मैं कहूँगी आए। ठीक है, तो और किसी को अगर ये राइट आफ्टर ईद है, और 24th और 25th मार्च की इन्होंने हमें दी हुई है कि ये स्टार्टिंग हो इस बैच की। तो बाकी जो है देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिबिलिटी। जी जी जी, पेड है ये आपका कोर्स जो है ना, ये वाला ये पेड है। ठीक है, स्पोकन का जो इंग्लिश कोर्स है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट यानी अगर एक्स्ट्रा कोई करना चाहता है तो वो कर ले। बाकी जितनी भी ग्रामर और जितनी भी थीम है, हम यही कोशिश करते हैं कि एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आपको पेड की तरफ ना जाना पड़े, आपको इसी के ही थ्रू करवाया जाए। ठीक है, बट एज 10 पार्टिसिपेंट्स जब इस बैच में हम इंक्लूड करते हैं ना, तो वो फिर ज़्यादा आपका फोकस होता है, और आप हर एक पार्टिसिपेंट को कंसीडर कर रहे होते हो कि ये बोले मेरे सामने, ना कि आप सारा टाइम बोलते रहो। तो ये एज कह लो आपके कोर्स से ये डिफरेंट कैसे है वो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, कि यहाँ पर आपका एज अ टीचर बोल रहा होता है, आपको बता रहा होता है चीज़ें, वहाँ पर आप ही बोलोगे और आप ही प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को। ठीक है, और आपका इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा कि आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो। बट स्टिल इफ एनीवन वांट्स टू ज्वाइन, जो करना चाहता है उसके लिए ये मैंने चीज़ें डिस्क्राइब की हैं। जी। 14 और 15, नोट नो।